नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रिलायंस जियो में एक और निवेश। सिल्वर लेक पार्टनर ने 4546 करोड़ रुपए में ली 0.93% अतिरिक्त हिस्सेदारी। एसएलपी की कंपनी में अब तक 2.08% हिस्सेदारी। लॉकडाउन के दौरान रिलायंस ने 6 हफ्ते में की 7 मेगा डील। जियो के प्लेटफॉर्म में आए 92,202 करोड़ रुपए। अगले हफ्ते रिलायंस राइट्स की होगी लिस्टिंग। बातचीत से ही भारत चीन सुलझाएंगे सरहद पर सभी विवाद। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की पहली चर्चा में बड़ी बात। वुहान फार्मूले से आगे बढ़ने पर विचार। चीन से कारोबारी रिश्ते मजबूत, लेकिन दोस्त के तौर पर भारतीय नहीं करते चीन पर यकीन। ट्रंप पर विश्वास ज्यादा। न्यूज 18 का सबसे बड़ा पब्लिक सेंटीमीटर पोल। भारी पड़ा अमूल गर्ल्स से ट्विटर को पंगा लेना। चीन के बहिष्कार वाले विज्ञापन पर सस्पेंड किया था अकाउंट। कुछ घंटों में फैसला पलटा। कोरोना संक्रमण के मामले में इटली से आगे निकला भारत। कुल केस 2,36,000 के पार। 24 घंटे में 9,800 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में आंकड़ा 80,000। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। बेड देने में आनाकानी करने वाले निजी अस्पतालों पर दिल्ली में होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री केजरीवाल का ऐलान। सभी अस्पताल में दिल्ली सरकार करेगी टीमें तैनात। जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को मिल सकती है राहत। 12 जून को होने वाली है जीएसटी काउंसिल की बैठक। फैसला होने की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को चैलेंज देंगे जो बाइडेन। डेमोक्रेटिक नॉमिनी की रेस जीते। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और मेगा डील हासिल की है। रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म पर सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 4547 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया है। एसएलपी ने 0.93% हिस्सेदारी खरीदी है। इसके बाद सिल्वर लेक पार्टनर्स अब 2.08% हिस्से का मालिक हो चुका है। इस खबर पर और जानकारी लेते हैं यतिन मोता से। यतिन, ये बताइए कि 6 हफ्ते में 7वां बड़ा निवेश आया जियो प्लेटफॉर्म में। क्या डिटेल्स है इसकी और किस तरह के वैल्यूएशन मिले हैं डील से? नमस्कार। अगर आप देखें तो ओवरऑल बेसिस पे जियो प्लेटफॉर्म्स में पिछले 6 हफ्ते में 7वीं डील है। इन्वेस्टर्स जो हैं कुल मिला के 6 इन्वेस्टर्स हैं। हमने रिसेंटली देखा कि मुबादला जो एक अबू धाबी बेस्ड सॉवरेन वेल्थ फंड है उसने निवेश किया। आज हमने ये देखा है कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो हैं जो कि पहले ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं जियो प्लेटफॉर्म्स में, उन्होंने वापस अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो कुल मिला के 19.9% जो है हिस्सेदारी बेची गई है जियो प्लेटफॉर्म्स में। और कुल मिला के 92,000 करोड़ रुपए के ऊपर जुटाए गए हैं पिछले 6 हफ्तों में। आज की जो अनाउंसमेंट है वो सिल्वर लेक पार्टनर्स की है। वो लगभग 4546 करोड़ अतिरिक्त निवेश करने जा रहे हैं। और कुल मिला के सिल्वर लेक पार्टनर्स जिन्होंने पहले ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शन किया था, अब कुल मिला के 2.08% का निवेश करने जा रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म्स की इक्विटी पे। और टोटल निवेश जो है ये 4500 करोड़ मिला के होगा 10,202 करोड़ के आसपास। सो वापस जो है सिल्वर लेक पार्टनर्स ने जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश किया है। और जैसे कि मैं पहले बता रहा था, कुल मिला के 92,200 करोड़ के ऊपर का निवेश जो है जियो प्लेटफॉर्म्स में आ चुका है पिछले 6 हफ्तों में। और कुल मिला के 19.9 लगभग 20% स्टेक जो है जियो प्लेटफॉर्म्स में सक्सेसफुली इन्वेस्टर्स को प्लेस होने जा रहा है। अच्छा यतिन, ये बताइए कि इस जो डील जो लगातार हो रही है जियो में, आखिर ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है इनको क्या नजर आ रहा है? कैसे ये डील एक के बाद एक हो रही है? देखिए, ये जो ओवरऑल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो विस्टा पार्टनर्स हो, केकेआर हो, सिल्वर लेक पार्टनर्स हो या मुबादला हो या अन्य निवेशक हो इंक्लूडिंग फेसबुक, हमने ये देखा है कि ये लंबी अवधि के फंड्स हैं।
ये कोई शॉर्ट टर्म फंड्स नहीं है, हेज फंड्स नहीं है जिन्होंने आज हिस्सेदारी खरीदी और शॉर्ट टर्म में बेच दी। ये लंबी अवधि का निवेश करने वाले सारे इन्वेस्टर्स हैं। और जियो ने ये साबित करके दिखाया है कि छोटे समय गाले में कैसे टेलीकॉम कंपनीज मार्केट शेयर इंडियन मार्केट में मजबूत कर सकती हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो लीडरशिप रही है जियो प्लेटफॉर्म्स को लेके वो बहुत बेहतरीन है। टेलीकॉम सेक्टर में उन्होंने काफी सारा मार्केट शेयर लिया। अब जियो प्लेटफॉर्म जो एक ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म के तरीके पे आ रहा है, क्योंकि इन्होंने काफी सारे छोटे रिटेलर्स के साथ टाई अप किया है, छोटे व्यापारियों के साथ टाई अप किया है, फार्मर्स के साथ टाई अप किया है, काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स डाल के रखी हैं, जो कि एक टेक प्लेटफॉर्म बन चुका है। अभी जियो प्लेटफॉर्म्स की अगर आप बात करें तो रिसेंटली जो व्हाट्सएप और रिलायंस रिटेल और फेसबुक के साथ जो चौतरफा पार्टनरशिप हुई है, उससे ये देखा जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग टेलीकॉम यूजर है जियो का, वो अब एक कस्टमर बन जाएगा जियो प्लेटफॉर्म्स का, जहां क्रॉस सेलिंग पॉसिबल रहेगी, मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इससे काफी सारी सर्विसेज और काफी सारा कंज्यूमर बेनिफिट मिल सकता है, जिससे ना ही व्यापारी को फायदा हो लेकिन कंज्यूमर को भी फायदा हो। तो मेरे हिसाब से जो इंडिया स्टोरी है और जो ग्रोथ पोटेंशियल है जियो प्लेटफॉर्म्स को, इसको मद्देनजर देखते हुए हमने देखा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की होड़ लगी है जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश करने की। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। और इधर IIFL के डायरेक्टर संजीव भसीन का मानना है कि जल्दी ही RIL पर आप 2000 का स्तर देख सकते हैं और ये आपके पोर्टफोलियो का हीरा साबित होने वाला है। आपको याद है 1250, 1250 से पहले 1800 का टारगेट था, और फिर जो नेक्स्ट ट्रांच ऑफ मनी क्या और कीपिंग द मार्केट सेंटिमेंट, अब 2000 की कॉल है। और मैं राइटली ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी हम वी आर मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। हम एक $100 बिलियन की दो कंपनी है, रिलायंस और TCS, और वहाँ की आप वर्ल्ड में देखिए तो $1 ट्रिलियन में अब गिनती होने की शुरुआत है। तो आई थिंक दिस इज जस्ट द स्टेपिंग स्टोन। द री रेटिंग ऑफ इंडियन लॉट ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट्स इज ऑन द कार्ड, और उसमें रिलायंस इज ऑफ कोर्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और मुझे कोई दो राय नहीं कि अभी तो 2000 का भाव दिख रहा है, लेकिन अगर आप अगले 3, 4, 5 साल सोच रहे हैं तो ये मार्केट कैप 15 लाख करोड़ जाने में कोई दो राय नहीं होगी। एंड आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन रिलायंस टू बी अ कोर डायमंड इन योर पोर्टफोलियो। और यहाँ पर आपको बता दें कि आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, ये TV18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और इसका स्वामित्व रिलायंस के पास है। लद्दाख में तनातनी के बीच आज पहली बार चीन और भारत के बड़े फौजी अफसरों की आपस में बातचीत हुई। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की इस बातचीत में अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि बातचीत के जरिए सभी विवाद को सुलझाया जाए। हालांकि वुहान डायलॉग को फिर से रिवाइव करने और शिखर वार्ता की शुरुआत भी हो सकती है। इससे पहले कल विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सहमति बनी थी कि दोनों देश बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को सुलझाएंगे। देश की नंबर 1 डेयरी कंपनी अमूल से पंगा लेना ट्विटर को महंगा पड़ा। एक चौंकाने वाली कार्रवाई में ट्विटर ने अमूल के अकाउंट को अचानक बंद कर दिया था, लेकिन इस पर भारी आक्रोश के बाद अमूल को अकाउंट फिर से एक्टिवेट करना पड़ा। दरअसल अमूल ने एक विज्ञापन ट्विटर पर पोस्ट किया था जो चीन के खिलाफ था और उसकी टैगलाइन थी एग्जिट द ड्रैगन। ये विज्ञापन चीनी सामान के बहिष्कार का समर्थन करता है। इसी पर ट्विटर ने अमूल का अकाउंट सस्पेंड किया था, लेकिन लोगों के आक्रोश को देखते हुए ट्विटर को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने के साथ ही कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। देश में लगातार तीसरे दिन 9000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 273 लोगों की अभी 24 घंटे के अंदर जान गई है। कोरोना पीड़ितों की संख्या अब 2,36,000 के पार जा चुकी है और भारत इटली से आगे निकल चुका है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए इस वक्त की बड़ी खबरें। बिल्कुल, देखिए कोरोना की संख्या पिछले 24 घंटे में अगर कहें तो 9,887 मरीज नए मिले हैं देश भर में और 294 लोगों की इससे जान जा चुकी है। अगर देखें तो पूरे देश भर में जो कोरोना की संख्या है 2,36,000 से भी ज्यादा जा चुकी है। और इस लिहाज से अगर देखें तो जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है उसका जो एक आंकड़ा है उसके मुताबिक अब दुनिया भर में भारत वो छठा देश बन गया है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं और ये इटली से भी ज्यादा हो गया है। तो ये अपने आप में काफी चिंता की बात है। इसके अलावा देखें तो जो रिकवरी है, रिकवरी के मोर्चे पर करीब 48.2% लोग ठीक हो रहे हैं, यानी कि लगभग आधे लोग जो संक्रमित हैं उनमें से आधे लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
सबसे ज्यादा जो हालत खराब है वो इस वक्त महाराष्ट्र की ज्यादा हालत खराब है, जहां पे 80,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट हो चुके हैं। और इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में भी 28,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इस वक्त जो देखी जा रही है, जो लॉकडाउन 1 के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे खोलने की बात हो रही है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिन से देखें तो 9,000 से ज्यादा रोजाना मामले आ रहे हैं और रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं, यानी कि अभी तक इतने ज्यादा 9,887 मामले कभी नहीं आए थे। तो ये बड़ी चिंता की बात है। जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी वजह से भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि उन राज्यों में जहां पर कोरोना का संक्रमण खत्म हो चुका था या फिर बिल्कुल भी नहीं था, वहां पर अप्रवासी मजदूर के पहुंचने की वजह से वो भी कोरोना की जद में आ चुके हैं। शुक्रिया आलोक। और कोरोना संकट के बीच प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी और बेड की ब्लैक मार्केटिंग पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मरीज बेड के लिए तरस रहे हैं और कुछ अस्पताल इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एक निगरानी टीम प्राइवेट अस्पतालों के लिए बनाएगी। ये जो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने माफिया बनाया हुआ था, इसको तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। ये पूरे के पूरे एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं। इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था, पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था आपका अस्पताल। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के आकाओं जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। आयुष्मान योजना को लागू करने वाली एजेंसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का मानना है कि कोविड-19 जल्द दूर होने वाली बीमारी नहीं है। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ इंदु भूषण ने कहा कि हमें कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी होगी। जहाँ तक कोरोना और कोविड-19 का सवाल है, तो उसमें दोनों टेस्टिंग और ट्रीटमेंट हमारे जो पैकेजेस हैं उसमें शामिल है। और अब तक करीब 3,000 से अधिक ट्रीटमेंट और उतने ही करीब टेस्टिंग केसेस हम लोगों ने दिए हैं, और इसको हम लोग कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते रहेंगे। माइग्रेंट्स के लिए क्या है आयुष्मान भारत में, और इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आप दे सकें तो। देखिए, हमारी जो योजना है उसकी एक विशेषता है नेशनल पोर्टेबिलिटी। आप कहीं के भी हों, अगर आपके राज्य में वो योजना चालू है तो आप देश के किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना इलाज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास ई कार्ड है तो ई कार्ड ले जा सकते हैं। अगर ई कार्ड नहीं भी है, उसका नंबर आपके पास है, उससे भी हो सकता है। अन्यथा आपका ई कार्ड दोबारा बन सकता है। जहां कोरोना की वजह से मास्क पहनना हमारी रोजमर्रा की आदत में शुमार हो गया है। रोजाना एक ही तरह का मास्क पहनकर आप बोर भी हो सकते हैं। इसलिए बाजार में डिजाइनर मास्क से लेकर कॉटन के प्रिंटेड मास्क तक की ढेरों वैरायटी में मौजूद है। आप अपनी पसंद या कपड़ों की मैचिंग के हिसाब से इन्हें खरीद सकते हैं। मास्क पहनना कोरोना से बचाव के साथ साथ स्टाइल स्टेटमेंट भी बन रहा है। ट्रेंडी और डिजाइनर मास्क की बढ़ती डिमांड को देखते हुए फ्रेंच फैशन ब्रांड लुई विटॉन से लेकर मसाबा गुप्ता जैसे फैशन डिजाइनर्स मास्क के स्पेशल कलेक्शंस लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और अमेजॉन जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपको मैथिली और फ्लावर प्रिंट से लेकर बच्चों के लिए खास कॉमिक कैरेक्टर्स छपे मास्क मिल जाएंगे। इन डिजाइनर मास्क की कीमत 150 रुपए से शुरू होकर 350 रुपए तक जाती है। आप चाहें तो मास्क के कॉम्बो पैक्स भी किफायती दाम पर खरीद सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में ट्रेंडी मास्क की डिमांड तेजी से बढ़ी है और आने वाले कुछ महीनों तक ये तेजी बरकरार रहेगी। डिजाइनर मास्क हैं, आई थिंक इनका बहुत ही सडनली पिछले 10-15 दिन में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा एक क्रेज और एक ये वायरल हो गए हैं। हर कोई अच्छे कैमोफ्लाज ब्लू कलर की शर्ट के साथ ब्लू मास्क और मैचिंग शर्ट्स के साथ मैचिंग मास्क, साड़ीज के साथ सेम कलर के मास्क पहनना चाह रहा है।
मास्क के बढ़ते चलन के मद्देनजर अब गारमेंट कंपनियां भी इस सेगमेंट में उतर गई हैं। मेंस वेयर का पॉपुलर घरेलू ब्रांड रिच लुक ने भी पिछले 2 हफ्तों से मास्क का उत्पादन शुरू किया है। रिच लुक अपने मास्क में एक खास तरह का फिल्टर लगा रहा है जो कोरोना संक्रमण के बचाव में कारगर है। करंट सिचुएशन को देखते हुए अपने ब्रांड रिच लुक में हमने कॉटन के मास्क बनाने स्टार्ट किए हैं जो 100% कॉटन के कपड़े से बनाए जा रहे हैं। हमने इसमें मेल्ट ब्लॉन्ड फिल्टर का यूज किया है ताकि 90% तक बैक्टीरिया को रोका जा सके। एक अनुमान के मुताबिक फेस मास्क का मार्केट साइज 12,000 करोड़ रुपए का है और इसमें 70% से ज्यादा डिमांड फैशनेबल मास्क की रहने वाली है। इंडियन टेक्सप्रेन्योर फेडरेशन का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में देश के एक्सपोर्ट में मास्क एक बड़ा सेगमेंट बनकर उभरेगा। यही वजह है कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर गारमेंट इंडस्ट्री तक इस नए मौके को भुनाने में पूरी तरह जुटी हुई है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को जल्द मिल सकती है राहत। पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। There's a reason for all things to be. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। कोरोना संकट के बीच पहली बार जीएसटी काउंसिल की बैठक 12 जून को होगी। इसमें लेट फी के अलावा राज्यों को मुआवजा और कंपनसेशन सेस जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आलोक हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। आलोक से जानते हैं, आलोक क्या होने वाला है काउंसिल की बैठक में? क्या इस मुद्दे पर कुछ फैसला होगा जीएसटी लेट फीस पर? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने लेट फीस पर कारोबारियों को आश्वासन दिया है कि वो इस प्रपोजल को जीएसटी काउंसिल की बैठक जब अगले हफ्ते 12 जून को होगी तो उसमें वो लेकर जाएंगे और इसमें तमाम जितने भी राज्य मेंबर हैं उनसे चर्चा किया जाएगा कि आखिरकार जो कारोबारी जो लेट फीस से परेशान है उनका क्या समाधान हो सकता है। तो इस मुद्दे पर पूरे एक तरह से उम्मीद है कि इस पर कोई ना कोई फैसला होने की उम्मीद है, कुछ राहत मिलने की जरूर उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें कारोबारियों की परेशानी का मालूम है, वो काफी परेशान है। और ये जो लेट फीस है ये काफी पहले से अगस्त 2017 यानी कि जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से ये लेट फीस है और उसमें कई सारे कारोबारियों का ऐसा हुआ है कि उनका जीएसटी तो बेहद कम है लेकिन इस लेट फीस की वजह से उनके ऊपर लाखों रुपए का लेट फीस हो गया है। तो ऐसे में उन्हें राहत देना जरूरी है। तो अब देखना होगा 12 तारीख को इस पर क्या फैसला होता है। लेकिन जिसकी इसके अलावा जो मुद्दे हैं इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो काफी गर्म रह सकते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद ये पहली बैठक है। इसके पहले जो 14 मार्च को बैठक हुई थी वो कोरोना लॉकडाउन से पहले थी। अब जो बैठक होगी उसमें जो राज्यों की कमाई है और केंद्र की कमाई जो लगातार घट रही है और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पिछले अप्रैल महीने से ही जीएसटी के आंकड़े सरकार जारी नहीं कर रही, क्योंकि इतनी कम कलेक्शन हो रही है कि इससे राज्यों का मुआवजा चुकाना बेहद मुश्किल हो रहा है। तो इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि आखिरकार जो कंपनसेशन सेस का जो फंड है उसमें किस तरह से बढ़ोतरी की जाए, किस तरह से राजस्व उसमें जुटाया जाए ताकि राज्यों को कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि इस वक्त कोरोना के संकट के समय में राज्यों को आर्थिक मदद की काफी जरूरत है और राज्य लगातार केंद्र सरकार की तरफ से निगाहें देख रहे हैं कि उन्हें केंद्र से उनका हिस्सा कब मिलेगा। और जैसे कि 2 दिन पहले ही सरकार ने करीब 38,000 करोड़ रुपए जारी भी किए हैं, लेकिन अभी भी देखिए तो 2 से 3 महीने का अभी जीएसटी मुआवजा राज्यों का बकाया चल रहा है। तो ये सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता है। और एक बात और बता दूं कि इस वाली बैठक में जीएसटी की दरों पर और साथ ही कोरोना सेस वेस को लेकर कोई चर्चा होने की काफी कम उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने इस बात पर पहले ही खंडन कर दिया है कि इस वक्त कोई कोरोना सेस नहीं लगाया सकता और ना ही कोई जीएसटी दरों में फेरबदल की गुंजाइश है, क्योंकि इस वक्त डिमांड काफी कम है और जीएसटी में अगर फेरबदल किया जाता है तो इससे जो डिमांड है वो प्रभावित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जीएसटी लेट फीस का मुद्दा हमने अपनी मुहिम बनाया है। सीएनबीसी आवाज़ की ये मुहिम है जिसके तहत हम उठा रहे हैं देश भर के छोटे कारोबारियों की आवाज़ जो जीएसटी लेट फीस से परेशान हो चुके हैं। इस मुहिम में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आर्थिक दबाव झेल रहे छोटे कारोबारियों की जीएसटी लेट फीस माफ कर दी जाए।
जब मेरा व्यापार चल नहीं पाया तो मेरा व्यापार बंद हो गया। मैं सिर्फ 25 से 50 हज़ार रुपये व्यापार में कमा पाया था। और उसके बाद जब मैं कुछ दिन बाद वकील साहब के पास अपना GST बंद करवाने गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे GST पे लाखों रुपए की पेनल्टी हो गई है। और कुछ दिन बाद मुझ पे कॉल आया GST भवन से, जिसमें ये बताया गया कि आपका GST तो बंद हो गया है लेकिन पेनल्टी माफ़ नहीं हुई है। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में वर्क करता हूँ, अतः लॉकडाउन और आर्थिक मंदी के चलते मेरे सब तरफ काम बंद हो चुके हैं और बिल भी कहीं से भी क्लियर नहीं हुए, जिस वजह से मैंने GST की रिटर्न फाइल नहीं कर पाई टाइम से, जिस वजह से मुझे 46,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगी है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि GST की जो लेट फीस है वो रिटर्न करने की कृपा करें। 3-4 महीने तक मेरा वर्क ठीक से चला और मैं GST भी कंटिन्यू भरा। बाद में आर्थिक मंदी और किसी कारण से मेरा वर्क क्लोज हो गया और लॉकडाउन के चलते भी अभी मेरा पूरी तरह से वर्क बंद है, तो मैं अपना रिटर्न फाइल नहीं भर पा रहा हूँ। तो मेरा वित्त मंत्रालय से, भारत सरकार से और GST डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि मेरा GST माफ़ करें और मेरा पेनल्टी भी माफ़ करें। कोरोना काल में अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास EMI पर कई तरह के लुभावने ऑफर्स हैं। EMI भरने के लिए 1 साल का अतिरिक्त समय तो मिलेगा ही, 100% फाइनेंस का भी ऑफर है। देखिए ये रिपोर्ट। ऑटो मार्केट ब्लूज को धोने के लिए कार कंपनियों की ओर से डिस्काउंट्स और ऑफर्स की बारिश हो रही है। मारुति, ह्युंडई, टाटा जैसी कार कंपनियों से लेकर बड़ी मोटरसाइकिल ब्रांड्स रॉयल एनफील्ड और ट्रम्प भी ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक फाइनेंस स्कीम्स लेकर आई हैं। इन ऑफर्स में 0 डाउन पेमेंट, 100% ऑन रोड फंडिंग, EMI हॉलिडेज के ऑप्शंस मौजूद हैं। कोरोना से ऑटो इंडस्ट्री पर काफी सीरियस इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से न सिर्फ कई हफ्ते प्रोडक्शन और बिक्री बंद रही, बल्कि आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर भी सवाल खड़े हो गए। अप्रैल में 0 सेल्स के बाद मई में कुछ बिक्री जरूर हुई है, लेकिन ये अभी भी नॉर्मल लेवल से काफी नीचे है। ऐसे में सेंटिमेंट सुधारने और बिक्री को पुश करने के लिए ऑटो कंपनियां ढेर सारे ऑफर्स लेकर आई हैं। सबसे पहले बात करें मारुति की, तो कंपनी ने चोला इन्वेस्टमेंट के साथ मिलकर बाय नाउ पे लेटर का ऑफर लेकर आई है। इसके तहत ग्राहक लोन लेने के 60 दिन बाद EMI शुरू कर सकते हैं। हालांकि ये ऑफर सिर्फ 30 जून तक मौजूद है। वहीं Hyundai अपने ग्राहकों के लिए 5 अलग अलग फाइनेंस स्कीम्स लेकर आई है। कंपनी 3 मंथ्स लो EMI स्कीम का ऑफर लाई है। साथ ही Hyundai श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर EMI एश्योरेंस स्कीम भी लाई है, जिसमें ग्राहक की नौकरी जाने पर कंपनी पहले 3 महीने की किश्त भरेगी। टाटा मोटर्स भी सभी कार और SUV पर ढेर सारे इंसेंटिव प्लान्स लेकर आई है, जिसमें 100% रोड फाइनेंसिंग और 8 साल के लिए EMI स्कीम शामिल है। इतना ही नहीं, टाटा मोटर्स कोविड-19 के फ्रंटलाइन वॉरियर्स जैसे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल और पुलिस के लिए स्पेशल ऑफर्स दे रही है। M&M की बात करें तो कंपनी ओन नाउ पे इन 2021 स्कीम लेकर आई है, जिसमें आप अगले साल से EMI भर सकते हैं। विदेशी कार कंपनियां रेनो, टोयोटा और निसान भी पीछे नहीं हैं। ये कंपनियां भी स्पेशल फाइनेंस स्कीम ऑफर कर रही हैं, जिसके जरिए ग्राहक को पहले 3 महीने EMI भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कोडा भी रैपिड TSI के लिए EMI हॉलिडे ऑफर लाई है और इसमें आप दिवाली से किश्त भर सकते हैं। कार कंपनियां ही नहीं बल्कि बड़ी मोटरसाइकिल ब्रांड्स रॉयल एनफील्ड और ट्रम्प भी भरपूर ऑफर दे रही हैं। आपकी पसंदीदा बुलेट भी अब लो EMI और लो डाउन पेमेंट ऑफर्स के साथ मौजूद है। अब इस धुक को खरीदने के लिए पहले के मुकाबले कम डाउन पेमेंट देना होगा, साथ ही शुरू के कुछ महीनों तक कम किश्त भी चुकाने का ऑप्शन है। इसके अलावा रॉयल एनफील्ड ने पुरानी बुलेट के वैल्यू को डाउन पेमेंट की तरह इस्तेमाल करके नई बुलेट लेने का भी विकल्प दिया है। वहीं ट्रम्प मोटरसाइकिल्स भी ग्राहकों के लिए फ्री 3 EMIs ऑफर लाई है, यानी नई मोटरसाइकिल खरीदने पर कंपनी पहले 3 किश्तें माफ कर रही है। कंपनियों को इन ऑफर्स का कितना फायदा पहुंचेगा ये तो आगे पता लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ग्राहकों के लिए कार खरीदने का एक अच्छा मौका है। दीपाली राणा, CNBC आवाज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए CNBC आवाज से फेसबुक, ट्विटर और YouTube के जरिए। नमस्कार।